नमस्कार। 19वीं और 20वीं सदी का भारत ये एक ऐसा दौर था जब हमारा समाज ना पुरानी बेड़ियों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। आज हम बात करेंगे उन सोशल रिफॉर्म्स के बारे में जिन्होंने महिलाओं और पिछड़ी जातियों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए उस क्रांति की कहानी को समझते हैं जिसने आज के मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। ये जो तस्वीर है ना, ये कोई आम आग नहीं है। ये एक चिता है जहां एक औरत को उसके पति की लाश के साथ जिंदा जलाया जा रहा है। ये थी सती प्रथा, उस क्रूर हकीकत की बस एक झलक जिससे 19वीं सदी का भारत जूझ रहा था। तो सवाल यही उठता है कि आज से सिर्फ 200 साल पहले भारत में महिलाओं और जिन्हें निचली जाति का कहा जाता था, उनकी जिंदगी असल में थी कैसी? क्या-क्या मुश्किलें थीं? कैसी-कैसी पाबंदियां थीं? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, उस वक्त महिलाओं की जिंदगी बंधनों से भरी हुई थी। बचपन में ही शादी हो जाती थी। पति एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे, और अगर पति की मौत हो गई तो समाज सती होने का दबाव डालता था। प्रॉपर्टी पर तो कोई हक था ही नहीं, और पढ़ाई लिखाई उसे तो अपशकुन मानते थे। लोगों की सोच ये थी कि पढ़ी लिखी लड़की विधवा हो जाती है। और ये भेदभाव सिर्फ महिलाओं तक ही नहीं था। समाज जातियों में बहुत सख्ती से बटा हुआ था। ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे ऊपर और सबसे नीचे थे अछूत कहे जाने वाले लोग। सोचिए, उन्हें मंदिरों में जाने या सार्वजनिक कुओं और तालाबों को इस्तेमाल करने तक की इजाजत नहीं थी। मतलब बुनियादी इंसानी सम्मान भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा बहुत घना हो जाता है तभी रोशनी की पहली किरण दिखती है। 19वीं सदी में कुछ हिम्मत वाले रिफॉर्मर्स ने इन सदियों पुरानी कुरीतियों को चैलेंज करना शुरू किया, और उनकी मदद की कम्युनिकेशन के नए तरीकों ने। जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं छपने लगी थी जिनसे नए आइडियाज आम लोगों तक पहुंच रहे थे। इस बदलाव की मशाल उठाने वाले पहले नायकों में से एक थे राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा की स्थापना की। वो ये मानते थे कि समाज की तरक्की तब तक अधूरी है जब तक महिलाओं को आज़ादी और बराबरी न मिले, और उनका सबसे बड़ा अभियान था सती प्रथा के खिलाफ। ये बहस बहुत जोरदार थी। सती के समर्थक कहते थे कि औरतें कमजोर होती हैं, इसलिए उन्हें चिता से भागने से रोकने के लिए बांधना पड़ता है। इसके जवाब में रॉय ने सीधा सवाल किया, आपने उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने का मौका ही कब दिया? उनका तर्क था कि बिना शिक्षा के किसी को कमजोर कहना तो सरासर अन्याय है। और इस वैचारिक लड़ाई का नतीजा आया। राजा राम मोहन रॉय जैसे सुधारकों की लगातार कोशिशों के बाद 1829 में ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर बैन लगा दिया। ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की पहली और सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। चलिए अब एक और सुधारक से मिलते हैं। ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने अपना ध्यान विधवाओं की दयनीय हालत पर लगाया, जो उस समय समाज में बहुत ही मुश्किल जिंदगी जीती थी। विद्यासागर ने एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई। पहले तो उन्होंने पुराने धर्म ग्रंथों का ही हवाला देकर ये साबित किया कि विधवा विवाह पर कोई रोक नहीं है। फिर उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर कानून बनाने के लिए दबाव डाला। हाँ, कट्टरपंथियों ने उनका बहुत विरोध किया, लेकिन 1856 में उनकी जीत हुई और विधवा पुनर्विवाह कानून पास हो गया। तो इन सुधारों ने कुछ बहुत जरूरी कानूनी बदलाव लाए। 1829 में सती प्रथा बंद हुई, 1856 में विधवाओं को दोबारा शादी करने का हक मिला, और फिर 1929 में बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बना। ये सब मील के पत्थर थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ पुरुष सुधारकों की नहीं है। अब हम उस दौर की बात करेंगे जब महिलाएं खुद अपनी लड़ाई के लिए आगे आईं और उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। पता है, 19वीं सदी के बीच में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो कई लोग डरते थे कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। इसलिए बहुत सी महिलाओं ने घर पर ही चोरी छिपे पढ़ना सीखा। लेकिन धीरे धीरे इन्हीं स्कूलों ने लड़कियों की एक पूरी पीढ़ी को एजुकेटेड किया और बदलाव की नींव रखी। इस बदलाव को लीड कर रही थीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महिलाएं, जैसे राज सुंदरी देवी, जिन्होंने मोमबत्ती की रोशनी में छिपकर पढ़ना सीखा। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए स्कूल की नींव रखी। रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों की तालीम के लिए पटना और कलकत्ता में स्कूल शुरू किए। और महान संस्कृत विद्वान पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा घर खोला, जो सताई हुई महिलाओं के लिए एक सेफ हेवन, एक पनाहगाह बना। और ये महिलाएं सिर्फ काम नहीं कर रही थी, बल्कि लिख भी रही थीं। ताराबाई शिंदे ने अपनी किताब स्त्री पुरुष तुलना में ये तीखे सवाल पूछे,
उन्होंने मर्दों और औरतों के बीच होने वाले सामाजिक भेदभाव पर सीधी चोट की। उनकी ये बातें आज भी कितनी रेलेवेंट लगती हैं, है ना? महिलाओं के हक की लड़ाई के साथ साथ एक और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी, और ये लड़ाई थी जाति व्यवस्था की गहरी जड़ों के खिलाफ। जातिवाद को कई तरफ से चुनौती मिल रही थी। बॉम्बे में परमहंस मंडली जैसे संगठन जाति को खत्म करने के लिए काम कर रहे थे। ईसाई मिशनरियों ने उन बच्चों के लिए स्कूल खोले जिन्हें शिक्षा से दूर रखा गया था, और साथ ही शहरों में खुलती फैक्ट्रियों और नई नौकरियों के लिए जब लोग गांव से शहर आए तो जाति के पुराने बंधन अपने आप थोड़े ढीले पड़ने लगे। इस आंदोलन के एक सबसे बड़े नायक थे ज्योतिराव फूले। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका मकसद था जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को जड़ से खत्म करना। उन्होंने गुलामगिरी नाम की एक बहुत पावरफुल किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने जाति प्रथा की तुलना गुलामी से की थी। दक्षिण भारत में केरल से श्री नारायण गुरु ने एकता का एक जबरदस्त संदेश दिया। एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। उनका मानना था कि सारी इंसानियत एक है। उनका ये विचार आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। तो इन सभी सुधारकों ने जो लड़ाई लड़ी, उसका क्या हुआ? उनकी लेगेसी क्या है? उनकी कोशिशें आज हमारे समाज को कैसे अफेक्ट कर रही हैं? चलिए देखते हैं। इन सुधारकों का असर बहुत गहरा और लॉन्ग लास्टिंग है। उन्होंने एक बराबरी वाले समाज की नींव रखी। उन्हीं के काम की वजह से महिलाएं यूनिवर्सिटीज और अलग अलग प्रोफेशंस में जा सकीं। उन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे नेताओं को प्रेरित किया, और उन्हीं की वजह से आज़ादी की लड़ाई का एक बड़ा वादा ये बना कि आज़ाद भारत में सभी मर्दों और औरतों को वोट देने का अधिकार मिलेगा। लेकिन क्या सिर्फ कानून बनाना ही काफ़ी था? ये तस्वीर 20वीं सदी की शुरुआत की एक बाल वधू की है। ये हमें याद दिलाती है कि कानून तो बन जाते हैं, लेकिन सामाजिक सोच को बदलने में पीढ़ियां लग जाती हैं। 1929 के कानून के बाद आज शादी की लीगल एज लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल है। फिर भी आंकड़े ये बताते हैं कि आज भी 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। ये दिखाता है कि कानून अपनी जगह है, लेकिन असली लड़ाई तो सोच बदलने की है। तो हम आज का ये सफ़र इसी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। उन महान सुधारकों ने हमें एक बेहतर समाज की राह दिखाई, लेकिन आज जब हम अपने आसपास देखते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि उनका काम पूरा हो गया है? ये सवाल हम सभी के लिए है।